हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे BPCG 173, द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, अगेन ये आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। ओके, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट के सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे और आप इन गेस्ट पेपर्स को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 90 प्लस स्कोर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेबस पूरा कवर करवा रखा है इसमें। और राइट, तो आप यहाँ पे अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आपको इस तरीके से हमारे सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ऑल राइट, इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करना, विच इज 9580023321। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसमें एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। ओके, देखिए प्रोफेशनल लाइफ में आपकी जॉब आती है जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, ठीक है, और पर्सनल लाइफ में आते हैं आपकी जो फैमिली है, आपके रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका खुद का जो पर्सनल इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें आती हैं। अब देखिए, आपकी जो पर्सनल लाइफ है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इश्यूज आएंगे। और अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आपकी रिलेशनशिप खराब होंगी, आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यही बताया गया है कि दोनों में एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, ठीक है, और पूरा ओवरऑल आपकी जो वेलबींग है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगी, यही बताया गया है। तो अभी आगे चलते हैं। एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से क्या होता है कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं, आपकी खुद खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है, और आपकी जो हॉबीज होती हैं या कुछ आपके पर्सनल इंटरेस्ट है उनको भी आप फोकस कर पाते हैं थोड़ा। और फिर आपकी जो ऑफिस वर्क है उसमें भी आपकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है, वहां पर भी आप प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, ठीक है, आप आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा और आपकी जो टेंशन होती है ना वो भी कम हो जाएगी। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, अब देखते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है कोई भी जॉब जो आपको रेगुलर इनकम दे रही है, जॉब सेटिस्फेक्शन दे रही है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ भी आपको वहां से मिल रही है, तो आपकी जॉब जो है वो मोनोटोनस नहीं है, आपको अपनी खुद की कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को बढ़ाने का मौका भी वहां पे मिल रहा है। ठीक है, तो यही मतलब होता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का। अब इसके कॉम्पोनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कॉम्पोनेंट है हमारा एडिक्वेट इनकम। देखिए, आप जो भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसमें आपको इतना तो इंश्योर होना चाहिए कि आपको फेयर और सफिशिएंट इनकम मिले, जिससे कि आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं, आपकी बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़ा, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी आपके फुलफिल हो पाए, ठीक है। फिर जॉब सिक्योरिटी पे आते हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि ये कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं आपको ये इंश्योरिटी मिले कि आपको ऐसे ही कोई नहीं निकाल सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है, आप और अच्छी इफिशियंसी के साथ में टेंशन फ्री होकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस पर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ, क्लीन, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट आपको दिखता है तो इससे क्या होता है, आपको टेंशन नहीं होती है वर्क करने की वहां पर ज्यादा, ठीक है, आप अच्छे मन के साथ में, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ में काम कर पाते हैं वहां पे, आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं, तो इससे क्या होता है आपके जो ओवरऑल आउटपुट है वो उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। फिर आते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट। अ गुड जॉब शुड ऑफर चांस फॉर लर्निंग न्यू स्किल एंड इम्प्रूविंग नॉलेज, मतलब कि आपकी जो आप नई स्किल्स भी सीखते हैं आप अपनी जॉब के साथ साथ, ठीक है, आप अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक मोनोटोनस वर्क लाइफ जी रहे हैं, आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलती हैं चीजें, ठीक है, यही बताया गया है। फिर आते हैं हम लोग जॉब सेटिस्फेक्शन पे। जिस भी एम्प्लॉयमेंट में आप हैं वो आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन दे रही है, मतलब कि ये कि आप अपने काम को करते हुए आप बोर फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको मोनोटोनस फील नहीं आ रही है, आप बहुत ज्यादा अचीवमेंट महसूस करते हैं जब आप उस काम को करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप खुद पॉजिटिव है अपने काम को लेकर, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप अपने काम को लेकर कमिटेड भी रहते हैं, ये चीज होती है। फिर सोशल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, तो आपकी जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है वो आपको सोशल रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करती है, और ये भी जरूरी है, आपको सोसाइटी में थोड़ा अच्छा फील होता है, आपको प्राउड फील होता है अपने आप पर, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको फील होता है, ये चीजें। फिर आते हैं कंक्लूजन पर। वही मैंने आपको बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक हेल्दी बैलेंस बनाना, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया, फिर हमने कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एज टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट।
देखिए स्ट्रेस हमने पहले भी पढ़ा है कि जो स्ट्रेस है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, और वो सबको कहीं ना कहीं होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ में है और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में आपको स्ट्रेस फील होता है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। और इसी से यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर दो इफेक्टिव टेक्निक्स आपको बताई गई हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो पहली थी मेडिटेशन और दूसरी है माइंडफुलनेस। अब पढ़ते हैं कि मेडिटेशन क्या है। देखिए मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को यहाँ पर ट्रेन कर रहे हो किस चीज के लिए, ताकि वो रिलैक्स हो पाए और फोकस हो पाए। इसका एम क्या होता है, मतलब एम भी बताया गया मेडिटेशन का। इसका एम होता है मेंटल डिस्ट्रैक्शन को हटाना और आपकी इनर पीस को अपना मेंटेन करना, ठीक है। अब आप ये करते कैसे हो, आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हो, ठीक है, आप अपने जो ब्रीथिंग है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करके ये सारी चीजें करते हैं। अब ये जो मेडिटेशन है इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस फ्री हो जाती है, ठीक है। हम अपनी जब ब्रीदिंग पे अपना कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो हार्ट रेट है वो हमारी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, और हमारे जो मसल्स होते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं वो हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, और ओवरऑल जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारे दिमाग से प्रोड्यूस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है मेडिटेशन। फिर आते हैं माइंडफुलनेस पे। इट मीन्स बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजिंग इट। मतलब ये कि आप अपने पास्ट को नहीं सोच रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करके रखते हैं। इसके एग्जाम्पल समझे तो जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, मान के चलिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप अपने खाने पर ही फोकस रखेंगे, ठीक है, कोई भी और चीज आप नहीं सोचेंगे, आप अपने खाने पर ही ध्यान देंगे। आप उसके जो खाने का टेस्ट है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें। मतलब कुल मिला के बताया गया है कि आप अपने प्रेजेंट में रहिए, आप कुछ भी और मत सोचिए। इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। इससे हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं दिमाग में, ओवर थिंकिंग होती है, वो नहीं होती है हमें, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है या हमें एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने से हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो हमारी रिलैक्स होती है, हमारा जो माइंड है वो भी रिलैक्स होता है। दूसरा ये हमें मेंटल क्लैरिटी आती है चीजों को लेकर, ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। थर्ड ये कि हमारा जो इमोशंस है वो हम अपने आप को बेटर मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग एकदम एग्रेसिव, हम लोग एकदम इमोशनल नहीं हो जाते सिचुएशन को लेकर, हम बहुत ही ज्यादा काम हो जाते हैं अपनी चीजों में, ठीक है, ये बताया गया है। एंड दीज प्रैक्टिसेस ऑल्सो इम्प्रूव अवर स्लीप, एंग्जाइटी को रिड्यूस करना, ये सारी चीजें भी हमारी होती रहती हैं इन सब चीजों से। तो ओवरऑल जो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। वही हमारे कंक्लूजन में बताया गया कि कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस है, पर ये कितना ज्यादा पावरफुल है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ठीक है। और फिर हमने बताया ही कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में क्या डिफरेंस होता है, वी हैव स्टडीड इट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Elucidate hope and optimism as the key to human survival, development and progress. होप एंड ऑप्टिमिज्म किस तरीके से ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए होप का मतलब क्या होता है, इट इज द बिलीव दैट बेटर थिंग्स कैन हैपन इन द फ्यूचर। मतलब ये कि हमें ये विश्वास रहता है कि अच्छी चीजें होंगी हमारे भविष्य में, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी आशा में रहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, कि आपको ये लगता है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। अब होप और आउट और जो ऑप्टिमिज्म होता है वो इंटरलिंक्ड है बट दे आर नॉट सेम, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइवल में देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ह्यूमन लाइफ है फुल ऑफ चैलेंजेस है, ठीक है। हमारे लाइफ में जैसे कि देखिए अभी कोविड आया था, ठीक है, और फिर वॉर्स भी होते रहते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे पास में होप रहती है कि हम होप करते हैं कि सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और ऑप्टिमिज्म भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है तो हम यही बोलेंगे कि ठीक है कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी हम सर्वाइव करेंगे, ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे और हम गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। फिर आते हैं इनका रोल क्या होता है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपने एग्जाम में फेल होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं होप करता है कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं अपना अच्छा दूंगा, परफॉर्म करूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो होपफुल है, ठीक है। और वहीं वो ऑप्टिमिस्टिक भी है कि वो फेलियर से कुछ सीख रहा है, ना कि फेलियर को अपना एक नेगेटिव पॉइंट समझ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो यही हमने देखा है कि होप रखना और ऑप्टिमिस्टिक होना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट। अब हमारे होप और ऑप्टिमिज्म सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि एक सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। जो भी हमारे लीडर्स थे, जैसे हम इंडिपेंडेंस लीडर्स की बात करें, अपने रिफॉर्मर्स की बात करें, उनको होप थी कि हम लोग अपने इंडिया को आजाद करवा पाएंगे, ठीक है। इस होप और ऑप्टिमिज्म के साथ में ही तो इतना हम लोगों ने इंडिपेंडेंस अचीव करी है, ठीक है। तो समाज के सुधार और समाज के विकास के लिए भी होप और ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं डिराइविंग फोर्स
ऑफ प्रोग्रेस। देखिए जो होप और ऑप्टिमिज्म है वो हमारी जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, इनको भी इनकरेज करते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, देखिए हम कितनी बार वो फेल होते हैं, ठीक है, स्टिल वो गिव अप नहीं करते हैं, वो अपनी रिसर्चेस में गिव अप नहीं करते, वो ट्राई करते रहते हैं, ठीक है, और बाद में कितना बड़ा इनोवेशन वो क्रिएट करते हैं साइंटिफिक फील्ड में, ठीक है। और फिर एंटरप्रेन्योर्स को आप देख सकते हैं जो बिजनेस रिस्क को लेते हैं, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं होप होती है। देर आर चांसेस कि वो फेल हो जाएंगे, उनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा, पर फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते हैं। यही बताया गया है यहाँ पे। एंड जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हम अपने देखते हैं आज के टाइम पे, इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्रेस देख रहे हैं, सब क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग का, कि लोगों ने गिव अप नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंक्लूजन, होप और ऑप्टिमिज्म कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए। वी हैव स्टडीड इट। नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज एनी थ्री मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। अब लोग बीमार क्यों पड़ते हैं इस चीज को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए तीन मॉडल देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा बायोमेडिकल मॉडल, बायोसाइको सोशल मॉडल, एंड थर्ड है सोशल मॉडल फॉर हेल्थ, ठीक है। एक एक करके इनको पढ़ते हैं अभी। तो फर्स्ट है हमारा बायोमेडिकल मॉडल। ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे मॉडर्न मेडिसिन में। ये मॉडल कहता क्या है? इट सेज दैट जो इलनेस है, ठीक है, वो हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई, या जो आपको फिजिकल चोट लग जाती है, वो सारी चीजें, ठीक है। ये मोस्टली फोकसेस ऑन फिजिकल प्रोसेसेस जैसे कि इन्फेक्शन, ऑर्गन डैमेज, केमिकल इम्बैलेंसेस। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो ही आप इल हो इस मॉडल के तहत, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ पे इसकी। स्ट्रेंथ ये होती है कि हमने जब इस मॉडल को पढ़ा तो हमने फिजिकल फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दिया, फिजिकल प्रोसेसेस पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से आउटपुट क्या मिला हमें? रिजल्ट मिला हमें वैक्सीन, ठीक है, एंटीबायोटिक, एडवांस सर्जरी, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों की इंजरीज ठीक करने के लिए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होती है? लिमिटेशंस ये है कि ये साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, उनको इग्नोर कर देता है ये मॉडल। जैसे कि इंसान की जो इलनेस होती है वो हमारे उसके स्ट्रेस से, पॉवर्टी से, उसके लाइफस्टाइल से, फैमिली एनवायरनमेंट से, इससे भी लिंक होती है, लेकिन ये मॉडल उस चीज पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, विच इज बायोसाइको सोशल मॉडल। ये मॉडल हमें जॉर्ज एल इंगल ने दिया था, ठीक है। ये हमें तीन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है? हमारे जैसे जेनेटिक्स आते हैं या बॉडी फंक्शंस आते हैं, ये सारी चीजें। और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें हमारे स्ट्रेस, इमोशंस, बिहेवियर, ये सारी चीजें आती हैं। और जो हमारा लास्ट है विच इज सोशल फैक्टर, उसमें हमारे फैमिली रिलेशन, कल्चर, इनकम, ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये जो जॉर्ज एल एंगल है ये बोलते हैं कि जो इलनेस है, ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर। इन तीनों फैक्टर की इंटरेक्शन की वजह से ही इलनेस होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? कि ये थोड़ा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स को नहीं देखता, बट हमारे जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स है उनको भी ध्यान में रखता है। लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी? फिर लिमिटेशंस ये हैं कि थोड़ा सा अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। कैसे कि जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स की चीजों को ही हम देख पाते हैं, ठीक है। अगर हम इन चीजों को भी देखेंगे, साइकोलॉजिकल, सोशल, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, टीम वर्क लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने थर्ड मॉडल पे, विच इज सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। ये मॉडल आपका फोकस करता है सोशल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार जो हेल्थ है, ठीक है, वो किस चीज से अफेक्ट होती है? एजुकेशन, इनकम, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, सैनिटेशन, हेल्थ केयर का एक्सेस, इन सब से, जो कि हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग सोशल कंडीशन टू प्रमोट बेटर हेल्थ। सोशल कंडीशन जो सामाजिक चीजें होती हैं उनको सुधारने की बात करता है, ठीक है। और जो सरकार है उस पर जिम्मेदारियां भी पुट करता है, ठीक है। जबकि लिमिटेशन क्या है इसकी? क्रिटिक ये मानते हैं कि जो मॉडल है ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स को निगलेक्ट कर देता है, ये सिर्फ सोशल जो हमारा जो सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशंस है उन पर ही फोकस बना के रखता है। और जरूरी नहीं है ना कि सारी इलनेस जो है वो सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ही हो, ठीक है। तो ये लिमिटेशन बताई गई है। अब देखते हैं कंक्लूजन। अब देखिए तीन मॉडल हमने समझे हेल्थ और इलनेस के, ठीक है। तीनों की हमने स्ट्रेंथ देखी, लिमिटेशंस देखी, ठीक है। तो अगर हमें हेल्थ और इलनेस को अच्छे से समझना है और इम्प्रूवमेंट लाने हैं उस चीज में, तो बेटर है कि हम इन मॉडल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें, समझे चीजों को, ठीक है। यही बताया गया है इसमें। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में अपने डाउट्स भी रखिएगा। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी जो भी क्लास की नोटिफिकेशंस हैं हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर आती हैं, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।